योगाहार की जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी की बात है कि आज 20 तारीख को न्यू डाइट सिस्टम यानी कि नई भोजन प्रथा के जो प्रणेता है बीवी चौहान साहब की आज बर्थडे थी, जन्म दिवस था। 76 साल उनकी उम्र पूरी हुई और आज 77 साल में आए। आज वो अमेरिका जा रहे एनडीएस के प्रचार प्रसार के लिए। हर साल 1-2 महीने के लिए वो अमेरिका, कनाडा सब जगह जाते हैं। हमारा सेंटर आज से 7 साल पहले 8 साल हो गए, तो उस टाइम भी चौहान साहब जब अमेरिका जाने वाले थे उसी दिन ओपनिंग था हमारा सेंटर का। उनके हाथों से ही हमने ओपनिंग किया था। फिर मेरी जो योगाहार की बुक मैंने लिखी थी और उसकी जो पहली एडिशन निकाली थी, तो वो भी चौहान साहब के हाथ से ही उसका विमोचन किया गया था। और आज अमेरिका जा रहे हैं तो उसका बर्थडे, साहब का बर्थडे भी आज हमारे सेंटर पे अभी 12 से 2 बजे का प्रोग्राम था। मैं अहमदाबाद वहाँ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके वापिस गांधीनगर आके आपके साथ जूम मीटिंग कर रहा हूँ। तो हमको खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश जो है, उन्होंने पूरी दुनिया को कुछ नया करने का, दुनिया में जो समस्याएं होती है उसका समाधान देने का प्रयत्न हमारा देश सालों से करता आया है। आप देखिए, जब हमारी गुलामी थी अंग्रेजों के हाथ, तो अहिंसक आंदोलन करके गांधी जी जो हमारे गुजरात के थे, उन्होंने अहिंसक आंदोलन करवा के इंडिया को आजाद करवाया, भारत को आजादी दिलवाई। अंग्रेजों की मंशा ऐसी थी कि हम भारत को आजाद करा दे, लेकिन वो भारत रह ना पाए, वो छोटे छोटे कस्बों में बिक जाए और छोटे छोटे रजवाड़े, छोटे छोटे राज्यों में वो टूट जाए, ऐसी उनकी मंशा थी। तो उन्होंने आजादी तो दी, लेकिन क्या नियम बनाया कि जो अंग्रेजों के हाथ नीचे जो राजा काम करते थे, लोकल स्टेट वाले, वो भारत के साथ जुड़े या न जुड़े उनकी मर्जी। वो अपने मर्जी के हिसाब से भारत के साथ जोड़ सकते हैं या अपने आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसी कलम रख के, ऐसा नियम रख के उन्होंने भारत को आजादी दी थी। तो भारत को जब आजादी दी तो भारत था ही नहीं, वो सिर्फ बातों में भारत था, कागज पे भारत था। लेकिन हमारे देश में सरदार पटेल जो भी हमारे गुजरात के थे, उन्होंने पूरे भारत के जितने स्टेट थे, जितने राजाएं थे, जहाँ किंगडम चलता था, राजाशाही चलती थी, अंग्रेज निकल गए तो वो राजा हो गए दोबारा वापिस, जो अंग्रेजों के हाथ नीचे काम करते। तो उन सब लोगों को भारत के गणतंत्र राज्य में शामिल होने के लिए तैयार किया। अब देखो, आप के पास कोई आए और बोले भी तुम्हारी फैक्ट्री मुझे दे दो, तुम्हारी जमीन मुझे दे दो, तुम्हारा मकान मुझे दे दो, आपके पास दूसरा कोई और रास्ता है, दूसरी फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है, इसमें से एक अच्छे काम के लिए दे भी दो दान में, तो इतना जोखम तो आप ले सकते हो। आपके पास 2-3 मकान हो और कोई बोले मुझे इसमें कोई अच्छी हॉस्पिटल या अच्छी स्कूल बनानी है, आप आपका मकान दे दो, तो आप वो दे सकते हो। लेकिन कोई पूरा राज्य नहीं दे सकता, पूरा जिसके ऊपर जिसका किंगडम चलता था, राजाशाही चलते थे, राजा थे, वो राजा कभी दान में कोई नहीं देता है। हमारे पुराणों में भी आपने देखा होगा
कि कई राजा खुश होके सामने वाले को बोलते एक मांग मांग मांगे वो मैं दे दूंगा। लेकिन कोई बोले भी मुझे तुम्हारा राज दे दो, तुम्हारी जगह मुझे राजा बना दो, तो कोई नहीं देने वाला था। ऐसी विकट परिस्थिति में सरदार पटेल ने पूरे देश को एकजुट किया, सारे राजाओं को किसी भी तरह मना मना करके उन्होंने भारत को जोड़ा। तो वो भी हमको खुशी है कि वो भी हमारे गुजरात के थे। आज चौहान साहब न्यू डाइट सिस्टम लाके उन्होंने जो काम किया है, करोड़ों लोगों तक वो पहुंचे हैं। करोड़ों लोगों को उन्होंने बताया कि फास्टिंग, रॉ फूड का कितना महत्व है, आप कितनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हो और उसमें एक नए पैसे की दवाई की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सेमिनार्स किए उन्होंने। हम तो पहले से ही हेल्थ कॉन्शियस थे, हम योगा का बहुत प्रचार प्रसार करते थे जब ये न्यू डाइट सिस्टम के संपर्क में नहीं आए थे तब। तो उस टाइम बाबा बाबा रामदेव ही हमारे लिए गुरु थे, योग के रास्ते हम लोगों को ठीक करते थे, सेमिनार करते थे। लेकिन जब चौहान साहब को सुना और उन्होंने जो बातें बताई कि भी उपवास करो, कच्चा खाओ, पकाया मत खाइए, एनिमा लीजिए। और एनिमा यानी बस्ती क्रिया तो योग शास्त्र में पूरे सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता था, लेकिन एनिमा कितना काम का है वो हमने खुद प्रयोग नहीं किया था। योगाभ्यास, योग का अभ्यास, यूनिवर्सिटी में योग की तालीम लेने के बाद भी इतनी प्रैक्टिकल हमने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया था, प्रैक्टिस नहीं की थी। जो बातें चौहान साहब की सुन के एनिमा के बारे में और उसके जो परिणाम मरते थे वो सुने और फिर हमने खुद ने वो एनिमा लेना चालू किया। आज करीब 8 साल से हम हर रोज एनिमा लेते हैं। लोग हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, घूमने जाते हैं, चलने जाते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं। हम हर रोज वो कुछ नहीं करते हैं, एनिमा कंपलसरी लेते हैं, बीमारी नहीं है तो भी। खाने में भी एक टाइम फास्टिंग कर लिया है, इसीलिए नहीं कसरत की आवश्यकता है, नहीं घूमने जाना पड़ता है, नहीं जिम करना पड़ता है, नहीं योग करना पड़ता है, नहीं आसन करना पड़ता है। और भोजन में भी फिक्स कर लिया है, एक टाइम कच्चा खाने का, एक ही टाइम पकाया खाने का। और ये सब अकेले नहीं हो सकता है जब आपके फैमिली मेंबर्स आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम खुश नसीब है कि हमारी फैमिली भी हमको ये सपोर्ट कर रही है। हाँ, कई लोग हमने देखे हैं कि बेचारे व्यक्ति जो पुरुष है वो एनडीएस करना चाहता है, लेकिन उनके घर वाले उनको नहीं करने देते हैं। वो बेचारे ऐसे हैं, उनको खुद को करना है लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है। कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि उनकी पत्नी, हाँ, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पति, ये प नाम से जितने फैमिली मेंबर्स हमारे रिलेटिव जुड़े हैं हमारे साथ, वो सारे, हाँ, आपके टांग को खींचते हैं, वापिस ले आते हैं। नहीं, मत करो ऐसा, मर जाओगे, और खिला खिला के लोगों को मार रहे हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम और नेचुरल डाइट सिस्टम दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन नई भोजन प्रथा न्यू डाइट सिस्टम से मुझे अच्छा लगा कि नेचुरल डाइट सिस्टम अच्छा नाम है, तो इसीलिए मैंने उसको नेचुरल डाइट किया। और योग शास्त्र तो हमको यही सिखाता है कि आप जो भी काम करते हो वो काम में एक्सपर्ट बन जाओ। ये जो काम करे उसका रिजल्ट कैसे अच्छा मिले वो सोचते रहो, और आपके कामगिरी जो है, काम है, उसमें कुछ चेंज करते रहो। इसी को तो योग कहा है। योग की व्याख्या यही है कि आप जो काम कर रहे हो उसको अच्छी ढंग से करो, अच्छे ढंग से करो। अच्छे ढंग का मतलब है कि जो काम कर रहे हो इसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, कम समय में मिलना चाहिए। तो यही योग है। योग सिर्फ आसन करना, प्राणायाम करना नहीं। तो मैंने फिर ये योगाहार शब्द लाया, योगाहार शब्द में लाया योग के आधार से आहार, क्योंकि आहार का
मतलब है आहार करना, यानी भोजन करना, उसको आहार बोला। जो भोजन हम खाते हैं वो आहार है। तो आहार खाने का तरीका सही करो। क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए, क्या खाए, क्या न खाए, कब खाए, किस तरह खाए, ये सारी बातें समझ लो। कौन सा खुराक शरीर में क्या काम करता है, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें मैंने फिर जो बातें एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम में साहब ने नहीं बताई थी, वो बातें मैंने योगाहार में बताई। अल्टीमेट तो हमारा उद्देश्य क्या है? पहले के जमाने में देखो तो पहले मोबाइल नहीं थे तो टेलीफोन थे, डायल वाले थे, पुश बटन वाले थे। तो उस टाइम वो टेक्नोलॉजी थी, तो उसके हिसाब से जो कॉरेस्पोंडेंट, यानी कि दूरभाष यंत्र जो भी थे टेलीफोनिक, तो उसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ाए जाते थे, वही उसके ऊपर ही काम चलता था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो इंजीनियर पहले के जमाने में बनते थे 1990 के आसपास, 90 80 80 90 के आसपास, तो उस टाइम वो पुराने टेलीफोन, पुराने रेडियो जो डायोड वाले थे, कि भी आप चालू करो टीवी, वो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट थे। आप टीवी चालू करो तो 2 मिनट के बाद तो स्क्रीन चालू होता था, क्योंकि अंदर वो डायोड गर्म हुए, उसकी लाइट निकले तभी वो स्टार्ट होते थे। तो वो जमाना था उस टाइम, तो वही टेक्नोलॉजी थी। अब समय बदलता गया, एनडीएस साहब ने जब चालू किया तो 25 साल हो गए। तो 25 साल के बाद हमने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की जो आवश्यकता थी, वो थोड़ा चेंज करते करते आज एनडीएस नेचुरल डाइट सिस्टम हम जो बता रहे, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। जो बातें समझने की जरूरत थी, और अभी नए जमाने के लोग तो क्या है, वो लॉजिक को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। हमको जो भी बात बतानी है इसके पीछे कोई कारण बताना पड़ेगा, लॉजिक बताना पड़ेगा, उसके पीछे के नीति नियम साइंस बताना पड़ेगा, तभी वो उसको एडॉप्ट करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और प्रयोग में लेते हैं। अभी नई पीढ़ी ऐसी नहीं है कि ये वडील है मेरे और उन्होंने बोल दिया कि ये करना है तो आंख बंद करके कर लो। आप आपके बच्चों के कुछ भी करने के लिए बोलोगे ना, तो आप जैसा बोलोगे ना, उसके साथ साथ तुरंत वो गूगल गुरु को पूछ लेगा कि भी ये क्या बोल रहे हैं मेरे फादर, मेरे पिताश्री, क्या मेरी मम्मी क्या बोल रही है, ये सही या गलत है, वो पहले गूगल को पूछ लेगा। और गूगल बोलेगा कि नहीं ये सही है तभी वो मानेगा। और गूगल बोलेगा नहीं ये तो मत करो तुम, इसमें तो ये नुकसान है, तो तुरंत अपने बाप को भी बोल देगा नहीं नहीं तुम गलत हो, ये नहीं हो सकता। आज गूगल पे जितना भरोसा है ना, इतने अपने वडील पे भरोसा नहीं है लोगों को। तो भरोसा गूगल मैप पे कर लो चलेगा, लेकिन सब बातें पे गूगल पे भरोसा मत करो। गूगल मैप आपको रास्ता सही दिखा देगा कि भाई यहाँ से जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे, लेकिन गूगल पे जितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सारी सच्ची सही नहीं है, सब नहीं है, ये भी ध्यान रहे। हाँ, तो हमारी जो बातें हैं वो अनुभवजन्य है, वो आपको क्लिनिकल ट्रायल कहीं नहीं मिलेगा। आप एलोपैथी को बोलो कि भी आपने उपवास पे कोई क्लिनिकल ट्रायल लिए है, उसके कोई एविडेंस आपके पास है, आप पूरी दुनिया की मेडिकल कॉलेज को ढूंढ लीजिए, सारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को बत बोलिए कि आपके पास उपवास के ऊपर कोई रिसर्च है तो हमको दे दो। आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक जगह मिल जाएगा। जापान के दो साइंटिस्टों ने फास्टिंग के ऊपर, उपवास के ऊपर, उसको उन्होंने नाम दिया था ऑटोफोगी। ऑटोफोगी यानी कि उपवास, उनके ऊपर उन लोगों ने रिसर्च किया और उन्होंने ऐसा बताया कि जो व्यक्ति एक साल में यानी 365 दिन में, यानी कि 12 महीने में 24 निर्जला उपवास करे, उनको कैंसर होने के चांसेस नहीं है। ये प्रूव किया उन्होंने। बस एक ही एविडेंस वहीं उनके पास मिला और उन्होंने रिसर्च किया और पूरी दुनिया को बताया। तो पूरी दुनिया ने इकट्ठा होके
उन 2 साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार दे दिया। अब यही जो बात उन्होंने ऑटोफोगी के नाम पूरी दुनिया को बताई, ये बात हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में पहले ही चैप्टरों में वो बात बताई गई है, लंघनम परम औषधि। लंघनम परम औषधि यानी उपवास से उत्तम, परम यानी उत्तम कोई औषधि नहीं है। ये हजारों 5000 साल पहले आयुर्वेद ने बताई हुई है, लेकिन उसके ऊपर हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने क्लिनिकल ट्रायल लेके रिसर्च पेपर नहीं बनाया और उनको दुनिया के सामने नहीं रखा, तो अपनी ही बातें दूसरे देश वालों ने उसको पेपर पे रख के क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करके उनके नाम से, उपवास के नाम से उन्होंने नोबेल प्राइज ले लिया। ये कितनी नालों से बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारी ही बातें। अब देखो भगवत गीता, दुनिया के डेवलप कंट्रियों में भगवत गीता को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर पीएचडी हो रही है, और हमारे यहाँ उसको एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है जिसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी फिर भी हमें गर्व है कि हमारी जो संस्कृति ने जो बताया है, देखो, ज्योतिष विद्या, पूरा ब्रह्मांड का विवरण, यानी कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, चंद्र कितना दूर है, कब ग्रहण होगा। आप बोलो कि 100 साल के अंदर कितने सूर्य ग्रहण होने वाले हैं, कितने चंद्र ग्रहण होने वाले हैं, कौन से तारीख को होगा, कौन सी तिथि को होगा, और कौन से टाइम होगा, और कौन से देश में दिखाई देगा, उसकी पूरी गिनती हमारे हजारों साल पहले जो बने हुए शास्त्र वो गिनती करके बता देते हैं। और जो डेवलप कंट्री है उन लोगों के बड़े बड़े सैटेलाइट उन्होंने आकाश में भेज के रखे हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते कि सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है। वो सचोट माहिती हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति, जिसको हम इसकी कोई वैल्यू ही नहीं मानते हैं, वो हमारी संस्कृति बताती है। जीरो, शून्य का आविष्कार हमारे देश में हुआ था। हमारा देश हजारों साल पहले सोने की चिड़िया थी, और आज देखिए लास्ट 15 साल में जब से सेंटर में हमारी सरकार बदली है, मोदी सरकार, तो तब से जो चीजें आप अपेक्षा ही नहीं रखते थे, हाँ, वो काम हमारा देश में अभी हो रहा है। पूरी दुनिया में कोविड से जूझ रहे लोग वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे, कोविड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। चीन जैसा देश जो जिसको हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को माल सप्लाई करने वाला, वो जीरो कोविड नीति में ऐसा फंसा हुआ है कि आज वो मंदी में फंसा हुआ है, और पूरी दुनिया के देश आज मंदी में है, और हमारा अकेला ऐसा देश है जो तेजी में चल रहा है। हाँ, हमारे देश में जो हो रहा है शायद दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। तो ये मोदी साहब भी हमारे गुजरात के ही है, ये भी बड़ी गर्व की बात है। चौहान साहब हमारे गुजरात के हैं, जिन्होंने न्यू डाइट सिस्टम के नाम से पूरी दुनिया को बताया कि भाई बिना दवाई, बिना कोई ट्रीटमेंट भी आप आपके शरीर को ठीक रख सकते हो। जो काम हमारे आयुर्वेदाचार्य को करना था वो नहीं कर पाए, और जो जिन्होंने मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे जो पेशे से इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने ये बातें बताई। योग के कॉलेजेस, योग की यूनिवर्सिटियों ने जो बात नहीं बताई, वो बात उन्होंने बताई थी। तो आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको वही फील्ड में अभ्यास करना पड़ेगा, वही फील्ड में पढ़ाई करो तो ही आप अच्छा कर पाते हो, ऐसी नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स है वो लास्ट बेंच पे बैठता था, वो वो फेल, स्कूल में से रिजेक्ट किया हुआ स्टूडेंट था। उन्होंने पूरी दुनिया को कंप्यूटर सिखाने का काम कर लिया, जो बिल्कुल नहीं पढ़, अनपढ़ था, ऐसा ही बोल सकते हैं।
ऐसा ही था। तो उन्होंने ये काम कर लिया। तो यहाँ आपको ये बात समझनी है कि जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, वही होशियार है, ऐसा मगज में से निकाल दो। और पढ़े-लिखे लोग जितने को वंड करते हैं, करप्शन करते हैं, प्लानिंग बंद, इतने शायद अनपढ़ लोग नहीं करते हैं। ये कोरोना काल में मैंने देखा था, एक भी फैमिली ऐसी नहीं थी, जिनके फैमिली में कोई एक मेंबर कोरोना में फँसा ना हो और वो हॉस्पिटलाइज़ ना हुआ हो। और जो पेशेंट एक बार हॉस्पिटलाइज़ हुआ था, उन लोगों का आप एवरेज बिल देखो, 1-1 लाख रुपया मिनिमम हो गया था। कई लोगों ने तो 20-20, 25-25 लाख खर्च किए, हॉस्पिटलों ने लूट लिया, फिर भी उनकी डेड बॉडी बाहर आई थी। और हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं, जिन्होंने एनडीएस का प्रयोग करके, उपवास पे रख के, ऐसे पेशेंटों को खाना-पीना नहीं दिया और उन लोगों को बिना खर्चे उनको ठीक कर लिया था। और वहाँ जो पढ़े-लिखे डॉक्टर थे, उन्होंने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5, 25-25 लाख रुपया ले लिया, फिर भी उनकी डेड बॉडी वापिस दी। ठीक करके तो नहीं दिया, ऐसा भी है और रियलिटी है। तो आपको ये मानना ज़रूरी है कि जितनी हमारी जो पढ़ाई है, आज जो पूरे अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में उनकी सिस्टम ही की पढ़ाई की पॉलिसी बना के रखी है पूरी दुनिया में। लोगों को एक ही बात पढ़ाई जाती है, आप पैसेदार कैसे हो सकते हो? आप लोगों की भलाई कैसे कर सकते हो? उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो जो हमारी पारंपरिक जो पढ़ाई की सिस्टम थी, जो गुरुकुल थे, आश्रम शालाएँ जो चलती थी, जो हमारे यहाँ मुगल शासन आए इससे पहले, जिसको हम सतयुग बोलते हैं, हाँ? मुगल शासन से पहले का जो समय था, उसमें जो पढ़ाई होती थी हमारी गुरुकुलों में, आश्रम शालाओं में, वो रियल पढ़ाई थी। ऐसा बताया जाता है, ऐसा बुद्ध का हिस्ट्री में बताया जाता है कि हमारे नालंदा और तक्षशिला की जो विद्यापीठें थी, वहाँ दुनिया भर से लोग अभ्यास करने आते थे। दुनिया भर के लोग। वहाँ वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ाया था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है उसके बारे में पढ़ाया जाता था। कर्मकांड कैसे किए जाते थे वो पढ़ाया जाता था। जन्म मरण क्या है, जन्म कहाँ से होता है, कैसे मरण होता है, मरण के बाद की दुनिया क्या है, वो सब पढ़ाया जाता था। लेकिन ये मुगल लोग जब भी आए हमारे देश में, उन आक्रमण किया और ये पूरी तक्षशिला और ये जब जो यूनिवर्सिटियाँ थी जो, वो सबको उन लोगों ने नष्ट कर लिया, पूरा साहित्य नष्ट कर लिया और जो भी बचा-कुचा है, उसको अभी रिवाइव करने की ज़िम्मेदारी हमारी पे है। हाँ, तो ये सब हमारे इंडिया में ही पॉसिबल है और अपने लोग ही ऐसा लोग सेवा का काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो सरदार पटेल थे तो वो लैंडलॉर्ड थे। वो बहुत श्रीमंत, गर्भ श्रीमंत व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी के साथ वो पूरा अपनी संपत्ति को छोड़ दिया देश के लिए और जिए। और वो जब मृत्यु पामे, उनकी डेथ हुई, तब उसके बैंक बैलेंस में नॉमिनल सी रकम थी। उनके 1-2 जोड़ी कपड़े थे और इसके अलावा उनके पास कोई मिल्कत नहीं थी। उन्होंने मिल्कत नहीं इकट्ठा की, देश के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर ली, तभी आज उनका दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बन पाया है। हाँ, ऐसे नहीं बनाया है। हाँ, लोग बोलते हैं कि इतने पैसे स्टैच्यू के पीछे क्यों खर्च करने की ज़रूरत थी? पूरी दुनिया को ये बताने के लिए बनाया है कि हमारे देश के ऐसे लोग थे, जिन्होंने पूरे देश के राजाओं को अपना पूरा राजा का साम्राज्य सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था। ये छोटी बात नहीं है। तो आज चौहान साहब पूरी दुनिया में जाके एनडीएस का प्रचार-प्रसार करते हैं।
तो ये छोटी बात नहीं है। हाँ, उनके साथ उनकी मिसेज भी साथ देती है, साथ में ही जाती है। तो ये फैमिली सपोर्ट है और वही काम कर सकता है जिसको कोई लोभ, लालच, मोह, माया नहीं है। ऐसे संत पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ, हमको मैं भी खुद इंजीनियर हूँ। मैं पैसे के लिए भागता तो मैं कंस्ट्रक्शन या बिजनेस कर सकता था, करोड़ों कमा सकता हूँ। लेकिन क्या चाहिए? वो करोड़ों इकट्ठा करके भी तो किसके लिए छोड़ के जाना है? अपने लिए तो रखना नहीं है। हाँ, आप जो भी इकट्ठा करोगे लोग ले जाएंगे। हाँ, राकेश झुनझुनवाला ने कितने हजार की चाल 45,000 करोड़ रुपए के शेयर्स शेयर बाजार में उनका इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अपना शरीर नहीं संभाल पाया। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर पे भरोसा करते थे। डॉक्टरों ने मार दिया। वो एनडीएस के साथ आ गए होते तो आज भी जिंदा होते। तो ये रियलिटी है। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग जो पढ़े हैं उसको ही पकड़ के रहते हैं, जड़ होते हैं। वो आसपास में कहीं नजर नहीं डालते कि मेरी जो ज्ञान है इसके अलावा भी इस दूसरे दुनिया में दूसरी भी ज्ञान होती है। ये उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे जड़ लोगों से बचे। हाँ, जड़ लोगों से बचे, चाहे अपने फैमिली के ही क्यों ना हो। हाँ, उनसे भी बचे। और मैंने देखा है जिनके फैमिली में डॉक्टर है, वहाँ वो एनडीएस कुछ नहीं करवा ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो आज हम यहाँ, हमारे पास अभी टाइम थोड़ा कम बचा है, 9-10 मिनट है। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन पिछली बार भी हम प्रश्न नहीं ले पाए थे, तो एनडीएस के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो वीडियो ऑन करे, हाथ हिलाए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा तो मुझे क्वेश्चन पूछे। हाँ, नवनीत भाई चावड़ा, अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। हाँ, और राजेश भाई, बोलिए बोलिए। अभी जैसे हम लोग अपने गृह नगर में अपने निवास पे अपने घर पे रहते हैं, कहाँ रहते तो हो? हम एनडीएस अपने घर पे जब भी रहते हैं तो जी। एनडीएस का हम सुचारू रूप से पालन कर सकते हैं। किंतु हम्म। अभी जैसे मेरे को 10-15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ फंक्शन में और कुछ अटेंड करने जाना पड़ता है, हम्म। तो वहां पर तो सुबह नाश्ता भी और चाय और ये सब आता है, और उसको मना करके हम बोलते हैं हम तो भाई 12 बजे तक नहीं खाएंगे। और वो लोग क्या है, उसको बहुत संबंध में मतलब वो अकवर्ड लगता है। तो वो ऐसे पोजीशन के अंदर 10-15 दिन में कैसे निकाला जाए? देखो, आपको कोई बीमारी नहीं है और ऐसे कोई अवसर प्रसंग में जाने का कोई टाइम आ गया और वहां ऐसा लगता है कि भी आप वहां जाके चाय नहीं पियोगे, नाश्ता नहीं करोगे तो उन लोगों को दुख होता है। तो पहले रिक्वेस्ट करने की, समझदार लोग होगे तो वो लोग तो एग्री हो जाए कि कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम आपको प्रेशर नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन कई ऐसे संबंधी भी होते हैं जो जिद्दीले होते हैं और हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, मान लो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो आप 2-4 दिन ऐसा कहीं जाना पड़ा और खा भी लिया तो वहां खा लो, और जो पाप किया है वो घर आके उसका प्रायश्चित कर लेने का, 1-2 दिन फास्टिंग कर लेने का, तो जी। ठीक हो जाएगा। तो संबंध भी नहीं बिगड़ेंगे और काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि भी आप बीमार नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप बीमार होगे और फिर वहां जाके फिर ऐसा आचर कुचर खाने लगोगे तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में तो नहीं फिर सर। मक्कम होके बोल देने का कि भाई नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं खाएंगे, हम फलाहार करेंगे, आपको बहुत इच्छा है हमको खिलाने की तो कोई भी फ्रूट्स मंगवा लो, हम खा लेंगे। हम्म। तो प्रेम से करना ठीक। है, किसी के साथ जी। झगड़ा नहीं करना है और ज्यादा प्रेशर नहीं लाना है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सही रास्ता क्या है। तो उनको शॉर्ट टाइम में तो हम सिखा नहीं सकते, उनको बता नहीं सकते। लेकिन कई ऐसे हम्म। होते हैं समझदार गेट्स, जिसके घर हम गए हैं, अच्छे और समझदार होते हैं तो अपनी बात को सुन लेते हैं, आपके लिए अलग से भी खाना का इंतजाम कर लेते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो हम भी वही कहीं जाते हैं तो छूट ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
लेकिन जब भी जहाँ जाइए कुछ भी खाइए, लेकिन एक नियम का पालन जरूर करना, चबा के खाने की आदत नहीं छोड़ना। जी। हाँ, ये ध्यान रखो, चबा चबा के खाइए। हम जाते हैं, मैं अभी 3 दिन बाहर जाके आया, ये मालसर जो नर्मदा किनारा है वहाँ एक कथा चलती थी कनकेश्वरी देवी की। आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे महामंडलेश्वर जितने भी है हमारे देश में वो सारे जेंट्स है, लेकिन नवाई की बात है एक ही कनकेश्वरी देवी जो जो फीमेल है, लेडीज है, स्त्री है, और वो महामंडलेश्वर की उसकी उपाधि है। और वो हर साल ये श्राद्ध के टाइम में मालसर जो नर्मदा का किनारा है वहाँ कथा रखती है, भगवत कथा का प्रोग्राम रखते हैं। और वहाँ ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जो पुराणों में जो बताया गया है इसके हिसाब से, वो श्राद्ध के टाइम में जो कथा श्रवण होता है उनमें जो सूक्ष्म शरीर में गए हुए जो मृतात्माएं होते हैं उन लोगों के लिए ये बढ़िया प्रोग्राम वो अरेंज करती है हर साल। तो इस बार भी हमारे रिलेटिव के साथ में 3 दिन के लिए वहां गया था, तो वहां एक दिन मुझे अटेंड करने का मौका मिला। वहां गए थे तो वहां जो भोजन था वो कच्चा नहीं था, दोनों टाइम पकाया ही था, तो हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया, चबा चबा के खा लिया। हाँ, जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई नियम से जड़ पूर्वक रहो, सामने वाले को दुखी करो। प्रेम से, और जो भी खाओ चबा चबा के खाइए। हो सके इतनी सब्जी ज्यादा खा लीजिए, रोटी चावल ये सब थोड़ा कम खाइए, सब्जी जी। ज्यादा खा लीजिए, चबा के खाइए। और चबा के खाओगे तो ज्यादा खाने का तो प्रॉब्लम चांस ही नहीं है। तो जी। हमको खुद को थोड़ा मैनेज कर लेना चाहिए। हाँ? और सुबह में तो फास्टिंग के लिए ऐसा कुछ ज्यादा प्रेशर किसी का होता नहीं है, हाँ, नहीं नहीं करते हो, सुबह टाइम का के तो लिए भी चल चलता जाता है। है। तो ठीक। जैसा वेश जैसा देश वैसा वेश। हम्म। ठीक है। ठीक है। कहाँ कहाँ से है आप? छत्तीसगढ़, रायपुर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से है। हमारे अहमदाबाद का जो सेंटर है वहाँ किरण भाई मणिक करके है, वो छत्तीसगढ़ जी। रायपुर के ही है, और वो हमारे यहाँ सेंटर में शिविर करने आए थे। आज तीन तीन चार साल से है हमारे यहाँ, शिविर करने आए थे और वहीं या हमारे सेंटर पे ही रुक गए, और 24 घंटा यही हम्म। सेवा देते हैं। हाँ, देखो कोई गुजराती हमको नहीं मिला, लेकिन वहां से आ गए, वो है गुजराती ही। हाँ, जी। मणिक यानी गुजराती ही है, नेटिव गुजराती है, लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ रहते थे, तो यहाँ आके सेवा दे रहे हो। पिछले जन्म में बहुत पुण्याई होगी, इसलिए उनको ये सुअवसर मिला सेवा का। हाँ, ये उन्होंने मान लिया कि भी मुझे ऐसा मौका मिला है तो मैं ही ये चांस ले लूं। और यहीं रहते हैं, उनकी हम्म। फैमिली मुंबई में जाके बसी है, और ये यहाँ रहते हैं, हम्म। और 24 घंटा अच्छा। सेंटर पे रहते हैं। आधी रात को भी कोई आए कि भी मुझे कुछ समझना है, सामान चाहिए, एमनी मापुर या कुछ, तो आधी रात को भी वो खोल के देते हैं। तो ऐसे पवित्र आत्मा है हमारे साथ सब जुड़ी हुई है, इसीलिए आज सब हम काम कर पा रहे हैं। तो आप जब अच्छा कुछ सोचते हो तो आपको ऐसे अच्छे लोगों का हेल्प मिलता रहता है। हाँ, भगवान ही उसका अरेंजमेंट करके दे देता है। तो हमको कुछ करने का नहीं होता है, हमको तो सिर्फ सोचना है कि मुझे अच्छा कुछ करना है, बस। आप सोच अच्छी रखो, आपको हेल्प करने वाले दुनिया में कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे। बोलिए चिंतन भाई जोशी। हाँ, दूसरा किसी को कुछ है तो बोलिए, 1.5 मिनट है अपने पास। चिंतन भाई जोशी अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट के लिए। दूसरे कोई, डॉक्टर सुरेश प्रजापति साहब, आपको पिछली बार कुछ क्वेश्चन था शायद, आपको भी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, टाइम कम है, 1 मिनट बोल दीजिए साहब। वो साहब चिंतन भाई लगते नहीं है, मैंने आपको अनम्यूट के लिए क्लिक किया है। हेलो। हाँ, बोलो, अनम्यूट हाँ करो। सर, अभी मैं समझ रहा हूँ सिस्टम को थोड़ा। सुरेश भाई बोलो छो ना? सिस्टम को, हाँ हाँ, सुरेश भाई बोल रहा हूँ। जी अभी बोलिए। सिस्टम को थोड़ा समझ रहा हूँ, हाँ, सिस्टम को पूरी तरह से समझ रहा हूँ अभी तो। अच्छा अच्छा।
पेशेंट में भी अप्लाई कर रहा हूँ, उसको थोड़ा बहुत सलाह दे रहा हूँ मैं, देखता हूँ उन पे भी रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब आप अभी क्या- उनको थोड़ा अप्लाई करा रहा हूँ। आप कौन सी लाइन के डॉक्टर है? मैं बेसिकली होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, पर अच्छा। मिक्सपैथी कर रहा हूँ, होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों कर रहा हूँ। दोनों कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ आप हमारी बातें, आप गुजराती हो तो मेरी ई बुक में आपको हाँ, लिंक। गुजराती राधनपुर से ही हूँ। अच्छा, तो मेरी ई बुक राधनपुर आप एक बार पूरी बीडी पढ़ चौहान का लीजिए। भी मैंने यहाँ सेमिनार करवाया